नमस्ते बच्चों। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का फर्स्ट लेसन। नए राष्ट्र की चुनौतियाँ। नए राष्ट्र यानी आज़ाद हुए भारत के सामने क्या क्या चुनौतियाँ थीं, क्या क्या समस्याएं थीं, इसके बारे में हमने पढ़ना है। राष्ट्र निर्माण यानी एक नए देश को बनाना। एक देश को बनाना यानी उसकी सरकार को बनाना, उसकी कानून व्यवस्था को बनाना, उसके संविधान को बनाना। ऐसा करने में भारत के सामने क्या क्या चुनौतियाँ आईं। आप सबको मालूम है कि भारत 200 साल तक गुलाम रहा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। भारत की आज़ादी की घोषणा ब्रिटिश सरकार ने की। 1946 में इस बात पे ब्रिटिश सरकार ने राज़ी हो गई कि भारत को आज़ाद किया जाएगा और भारत के सभी नेता इस बात पे राज़ी थे कि भारत जब आज़ाद होगा तो उसका शासन लोकतांत्रिक होगा, संसदीय शासन होगा, एक संविधान के तहत उसका लिखित नियम और कानून होंगे और उसी प्रकार एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया जाएगा। अब जब ब्रिटिश सरकार ने भारत को आज़ादी देने का फ़ैसला किया तो कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन का पर्पस था कि एक तो संविधान सभा बनाने में भारत की मदद करना, दूसरा एक अंतरिम सरकार बनाना। अंतरिम मतलब एक टेम्परेरी सरकार बनाना कि जब तक एक भारत में चुनाव नहीं हो जाते, एक चुनी हुई सरकार नहीं बनती, तब तक नियम कानून और इस कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ प्रतिनिधि हों जो इस सरकार को, इस देश को चला सकें। अंतरिम सरकार सितंबर 1946 में बनी। तब दो मुख्य दल थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का मन था कि भारत और पाकिस्तान दो देश बने, द्विराष्ट्र सिद्धांत, दो देश बने, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान और हिंदुओं के लिए भारत या हिंदुस्तान। लेकिन इस बात पर ना तो ब्रिटिश सरकार तैयार थी, ना ही कांग्रेस पार्टी। अंतरिम सरकार नेहरू जी के नेतृत्व में सितंबर 1946 में बनी। उस समय मुस्लिम लीग ने इसका हिस्सा बनने से इनकार किया, लेकिन अक्टूबर में मुस्लिम लीग ने भी इस सरकार में शामिल हो गई। संविधान बनने का काम शुरू हुआ दिसंबर 1946 में, लेकिन साथ ही साथ इधर जनता में थोड़ा सा शक, शंका, डर, भय होने लगा कि कहीं हम आपस में हमें यही ना मालूम हो कि हम किस देश के नागरिक हैं। अगर देश का बंटवारा हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। संविधान बनाते हुए जब आपस में नेताओं के बीच में, मुस्लिम लीग और कांग्रेसी नेताओं के बीच में टकराव होने लगे तो ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया कि भारत को आज़ादी के साथ साथ दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। देश तो आज़ाद हुआ। एंड ऑफ 200 ईयर ओल्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 200 साल पुराना ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया भारत से। एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र ऑफ पावर अननोन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ऐसा कभी इतिहास में नहीं देखा गया। अननोन, जो एब्सोल्यूट पावर यानी पूरी तरह से सत्ता का हस्तांतरण अब हुआ, ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं देखा गया। पाकिस्तान टू मेंटेन फ्रेंडशिप विद ब्रिटेन एंड हिंदुस्तान। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वह ब्रिटेन और भारत दोनों के साथ अपनी दोस्ती बना के रखेगा। ये वो अखबारों की हेडलाइंस हैं 14-15 अगस्त को जो भारत को आज़ादी मिली उसके बाद की। भारत, बर्थ ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम। बर्थ, जन्म लिया किसने? भारत की आज़ादी ने। इंडिया वेक्स टू न्यू लाइफ। वेक्स मीन्स जागा। भारत जब जागेगा तो एक नई सुबह, एक नए देश में, एक आज़ाद हिंदुस्तान में भारत के लोग उठेंगे। आज़ादी आई, लेकिन साथ ही साथ बंटवारे की मार भी पड़ी। अब इस बंटवारे की बात सुनकर दोनों तरफ की जनता
शंका, अविश्वास, भय, डर में भर गई। दोनों तरफ के नेताओं ने, पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना, भारत के नेहरू, जनता को आश्वासन दिला रहे थे कि अल्पसंख्यकों मीन्स जिनकी संख्या बाकी जनता के मुकाबले कम हो, भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक और पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक, दोनों ही तरफ के नेताओं ने ये आश्वासन दिलाया अपनी जनता को कि आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिर में जाने के लिए आज़ाद हैं, मस्जिद में जाने और किसी भी पूजा स्थल पर आप जाने के लिए आज़ाद हैं। इधर नेहरू जी ने भी कहा, भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वह कहीं चाहें भी तो नहीं जा सकते। हमें अपने अल्पसंख्यकों की सभ्यता और शालीनता के साथ पेश आना है। नेताओं ने भी चाहा दंगे खत्म हो, जनता ने भी चाहा ये दंगे खत्म हों, इसके लिए हर तरह से प्रयास किए गए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का झंडा इसमें बंधा हुआ दिखाया है, एकता, ये कहा गया, जनता ने कहा कि हम सब दंगा प्रभावित क्षेत्रों में इस तरह के शांति के जुलूस निकाले गए कि पाकिस्तान भारत एक हैं, हम भाई भाई हैं, हम सदियों से इकट्ठे रहे हैं, अब भी इकट्ठे हैं। अब इसके लिए इतना खून खराबा हुआ, इतनी मारकाट हुई कि दोनों तरफ की जनता दुखी थी। पाकिस्तान के शायर फैज़ अहमद फैज़ ने कहा कि ए बाग बाग उजाला, ए शब गजीदा सहर, ये वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। उन्होंने कहा शब गजीदा सहर मतलब ऐसी अंधियारी सुबह, इसका तो हमें इंतज़ार नहीं था, हमने ऐसी आज़ादी तो नहीं चाही थी। इधर अमृता प्रीतम जो पंजाबी की प्रमुख कवित्री थी, उन्होंने वारिस शाह जो पंजाब की एक बेटी पर उन्होंने बहुत लंबी दास्तान लिखी, यानी पंजाब में सोहनी और महिवाल की कवि शायद कथा आप लोगों को मालूम हो, उन्होंने उसके बारे में लिखा। जब सोहनी महिवाल से मिलने जाना चाहती थी लेकिन उसके परिवार के लोग नहीं जाने देते थे, ऐसी बेटी पर उन्होंने कविता लिखी। आज अमृता प्रीतम कहती हैं, ए वारिस शाह, अपनी कब्र से उठो, देखो, बोलो, पंजाब की एक बेटी रोई थी, तुमने लंबी दास्तान लिख दी। आज लाखों बेटियां रो रही हैं वारिस शाह, तुम्हें ढूंढ रही हैं, तुम कहाँ हो। ए दर्दमंदों के दोस्त, पंजाब की हालत देखो, चौपाल लाशों से अटा पड़ा है, चनाब लहू से भरा पड़ा है, किसी 5 दरियाओं में जहर मिला दिया गया है। 5 दरिया मीन्स 5 नदियाँ पंजाब में जो बहती हैं, इसीलिए उसका नाम पंजाब है, 5 नदियों वाला। चनाब नदी का नाम, उसमें लहू बह रहा है, नफ़रत का, रक्त यानी खून से भरा पड़ा है। ऐसे दरियाओं का पानी जिसे मिलजुल कर सब भाई भाई होकर पीते थे, आज उसमें जहर मिल गया है, यानी हर दिल में आज जहर भर गया है। अब भारत जब इस आज़ादी के बाद हमारी आती है बात 14-15 अगस्त की रात की। उस दिन जब भारत को आज़ादी मिली तो संविधान सभा में, क्योंकि अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी ने संविधान सभा में भाषण दिया 14-15 अगस्त की रात को। इसे कहा गया भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट यानी जिस आज़ादी की दुल्हन को हम प्रतीक्षा कर रहे थे, चिर मीन्स लंबे समय से, आज उस आज़ादी की दुल्हन से हमारी भेंट हो गई, यानी हमें आज़ादी मिल गई। अब हमारे ऊपर अपनी आज़ादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का वक्त आया है, यानी अब हम अपने वो सपने पूरे करेंगे। अब सपनों को पूरा करना था, एक ताकतवर, एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाना, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाना। तो इस राष्ट्र को बनाने में क्या चुनौतियां आईं? सबसे प्रमुख थी एकता के सूत्र में बांधा, यानी जो उस समय दंगे फसाद झगड़े हो रहे थे उनसे भारत को दूर करना, उनका निपटारा करना और सभी को एक साथ एकता में बांधना। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम करना, यानी एक चुनी हुई सरकार
भारत में बने, जनता के प्रतिनिधि सरकार में आए और एक संसद का निर्माण हो। तीसरी चुनौती थी विकास की, ऐसा विकास जिसमें समूचे समाज का भला हो, किसी एक का नहीं, सभी को अधिकार मिले। आर्थिक विकास हो, गरीबी का खात्मा हो और ऐसी कारगर नीतियां बनाएं जो सभी समुदायों की विशेष सुरक्षा करे। ऐसी चुनौतियों को कैसे निपटा गया? पहली चुनौती एकता के सूत्र में, इसे निपटा गया कैसे? लोगों को अधिकार देकर संविधान का निर्माण किया गया, संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए और लोगों को आश्वासन दिलाया कि आप सब इस भारत में सुरक्षित हैं। दूसरी चुनौती लोकतंत्र के लिए, इसमें चुनाव आयोग की स्थापना की गई, भारत में चुनाव कराए गए 1951-52 में और पहली चुनी हुई सरकार 1952 में बनाई गई। तीसरी चुनौती थी विकास की। विकास के लिए भारत ने पहले आपको ने पढ़ा था वैश्वीकरण में कि संरक्षणवाद को अपनाया, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई और योजना आयोग की स्थापना की गई जिससे सभी वर्गों का विकास हो सके। भारत ने अपना ध्यान केंद्रित किया किस पर? कम्युनल हार्मनी यानी एकता पर, कृषि पर, उद्योगों पर, ताकि धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से भारत एक सूत्र में पिरोया जाए और भारत का विकास भी हो सके। थैंक यू।